फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भूगोल के जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होते हैं, यानी ऐसे एग्जामिनेशन जहां पर भूगोल के वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी के लिए हम लोग इन क्लासेस को बना रहे हैं। तो आज हम लोग भूगोल में जो भौगोलिक विचार हैं, यानी जो ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं, इनके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक है, वो है नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म। अब देखिए, नियतिवाद से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, और इसके साथ ही जो संभावित प्रश्न हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, उन सभी की भी आपको जानकारी देता जाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि नियतिवाद से आशय क्या है, यानी कि नियतिवाद का अर्थ क्या है। देखिए, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती खूब होती है, लेकिन जो थार मरुस्थल है वहां पर गन्ने की खेती नहीं होती है। तो आप इसका कारण बताएंगे कि प्राकृतिक दशाएं, जो उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक दशाएं हैं, वो गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल हैं, जबकि राजस्थान के जो थार मरुस्थल की दशाएं हैं वो अनुकूल नहीं है। इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी कम है, ऐसा क्यों है? फिर से आप मुझे बताएंगे कि यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश की जो मैदानी हिस्सा है, ये ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, उनका भरण पोषण कर सकता है, जबकि पहाड़ों पे ऐसा नहीं हो सकता है। तो यानी कि किसी स्थान पर मानव जीवन कैसा है, इसके ऊपर पर्यावरण का, उसके ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। इसी विचार को भूगोल में नियतिवाद के नाम से जाना गया। देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक हाथ है और इसको कंट्रोल किया जा रहा है रिमोट के माध्यम से। तो ये रिमोट कौन कंट्रोल कर रहा है? बेसिकली ये हमारा नेचर यानी प्रकृति कंट्रोल कर रही है। तो ये जो पूरा का पूरा मनुष्य का जीवन है, प्रकृति के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा। तो डिटर्मिनिज्म यानी नियतिवाद का मुख्य विचार क्या हो गया कि मानव गतिविधि भौतिक वातावरण पर निर्भर होती है, यानी आप जहां पर रहते हैं वहां का फिजिकल इन्वायरमेंट जैसा है वैसा ही आपका जीवन हो जाएगा। अगर शीत ऋतु बहुत लंबे समय तक रहती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो आप जो है हो सकता है जानवरों का पालन करें और जो कृषि पदार्थ है उनको स्टोर करके रखें, क्योंकि लंबे समय तक आप कोई भी कृषि नहीं कर पाएंगे जब स्नोफॉल हो जाएगा। वहीं पे अगर आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो आप बहुत गहन कृषि करेंगे, अलग अलग फसल उगाएंगे, वर्ष भर कृषि करेंगे। तो कुल मिलाकर आपका जो पूरा का पूरा जीवन है वो जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं उनके द्वारा निर्धारित होगा। ये आपके नियतिवाद के विचार की थीम हो गई। इसको मैंने आपको इतना डिटेल में क्यों बताया? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक वातावरण का या प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें यह माना गया है कि जो वातावरण का मनुष्य के ऊपर प्रभाव है वो सबसे ऊपर होता है। तो अभी मैंने बताया नियतिवाद का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य का पूरा जीवन वातावरण की देन है। अब देखिए, कुछ इसकी थ्योरी को देख लेते हैं और साथ में जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं जिनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं उनको भी देखेंगे, और उनकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको भी देखेंगे। तो इस सिद्धांत का केंद्र ये विश्वास है कि मानवीय गतिविधियां उन वातावरणीय सीमाओं द्वारा नियंत्रित होती है जिसमें मनुष्य निवास करता है, यानी कि आप कहीं पर क्या कर सकते हैं ये वातावरण आपको बताएगा। जैसे मैंने कहा कि थार के मरुस्थल में आप गन्ने की कृषि नहीं कर सकते, तो यानी वातावरण आपके ऊपर लिमिटेशन लगा देता है कि इस स्थान पर आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और ये लगभग जो आपका नियतिवाद का सिद्धांत है जो दूसरा विश्व युद्ध था वहां तक मान्य रहा, उसके बाद और भी नई थ्योरीज आ गई। तो नियतिवाद की अवधारणा की आत्मा इस सिद्धांत में है, यानी नियतिवाद सिद्धांत के अगर हम एकदम कहें कोर क्या है, मुख्य बात क्या है, तो इसमें माना जाता है कि मनुष्य का जो इतिहास रहा है, मनुष्य की जो वर्तमान संस्कृति है, जिस तरह से मनुष्य जीता है यानी जीवन शैली, उसमें जीवन शैली में आपके जो मनुष्य के लोकगीत हो गए, जो मनुष्य के कपड़े हो गए, हर चीज आ गई। इसके साथ ही जो मनुष्य का सामाजिक समूह है, किस तरह का समाज है और किस तरह के देश डेवलप हुए हैं, किस तरह के राष्ट्र डेवलप हुए हैं, ये सारी चीजें भौतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं।
बस यही नियतिवाद का मुख्य बिंदु है और यही अलग अलग रूपों में आपके सामने बार बार आएगा कि भौतिक पर्यावरण हर चीज पे कंट्रोल रखता है, कल्चर हो आपका, आपकी जीवन शैली हो। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि निम्न में से वह कौन सा सिद्धांत है जो मनुष्य को एक निष्क्रिय एजेंट के रूप में स्वीकार करता है। तो इसका उत्तर भी नियतिवाद होगा। यानी कि नियतिवाद में क्या कहा गया कि देखिए, मनुष्य की कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है अपनी लाइफ को डिसाइड करने में। जैसी जहां की प्रकृति होती है, मनुष्य को मजबूरी में वैसे ही रहना पड़ता है। यानी मनुष्य क्या है, निष्क्रिय एजेंट है, निष्क्रिय प्रतिनिधि है। अच्छा, सक्रिय होता तो क्या होता, सक्रिय संभववाद में देखेंगे तो इसका मतलब हो जाता कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन ला सकता है। अच्छा देखिए, नियतिवादी विचारधारा का भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ा। भूगोल में एक रिसर्च शुरू हुई कि जो किसी स्थान का भौतिक पर्यावरण है, जैसे कि समुद्र का तट है, नदी है, पर्वत है, ये सब उस स्थान के मनुष्य के जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। यानी मनुष्य और जो पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध है, इसकी स्टडी स्टार्ट हो गई नियतिवादी विचार के परिणाम स्वरूप। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि जो नियतिवादी सिद्धांत है ये किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है या गहराई से जुड़ा है, तो आप बता देंगे डार्विन का जैविक सिद्धांत। यानी डार्विन ने जो अपना जैविक सिद्धांत दिया था साइंस के क्षेत्र में, उसी के आधार पर भूगोल में नियतिवादी सिद्धांत विकसित हुआ। अब देखिए, हम लोग कुछ ऐसे विचारकों को देखेंगे जिन्होंने नियतिवादी विचारधारा को सपोर्ट किया। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा भूगोलवेत्ता है जो नियतिवादी विचारक था, तो आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अच्छा, एक बात आपको और बता देता हूं, इस तरह के जो विचारक होंगे नियतिवादी, उनमें अक्सर आप देखेंगे वो कहेंगे कि हम जहां पर रहते हैं क्योंकि वहां का पर्यावरण अच्छा है इसलिए हमारे क्षेत्र का विकास ज्यादा हुआ। अमेरिका वाला अमेरिका के पर्यावरण को अच्छा मानेगा, एथेंस वाला एथेंस को अच्छा मानेगा। तो इसी तरह से ग्रीस, जो पुराना ग्रीस था, जो रोम था, यहाँ पर कुछ विचारक हुए जैसे थ्योसिडाइड्स और पोलिबियस। इन्होंने क्या कहा कि हमारे एथेंस का प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा है, इसीलिए एथेंस का विकास ज्यादा हुआ। अरस्तु ने भी यही बात कही। अरस्तु ने देखिए क्या बताया कि उस समय पे जो यूरोप का विकास था वो कुछ ज्यादा था, एशिया का अलग तरह का विकास था। तो अरस्तु ने कहा कि देखिए, यूरोप और एशिया के विकास के बीच में जो अंतर दिखता है, इसके मूल में कारण है प्राकृतिक वातावरण। यानी दोनों स्थानों का क्योंकि प्राकृतिक वातावरण अलग अलग है, इसलिए दोनों स्थानों का विकास भी अलग अलग लेवल का हुआ है। और इन्होंने भी वही बात कही कि अरस्तु ने कहा कि हमारा रोम इतना महान क्यों है, क्योंकि वहां की जलवायु बहुत अच्छी है। स्ट्राबो ने भी यही बात कही। स्ट्राबो ने क्या कहा कि यूरोप का क्योंकि वातावरण बहुत ठंडा है, इसलिए यूरोप जो है ज्यादा सफल हुआ है। तो जैसा मैंने कहा, सभी अपने अपने स्थान के आधार पर व्याख्या करते हैं। मध्य शताब्दी में विचारक हुआ मॉन्टेस्क्यू, फ्रांस का ये था। इसने क्या कहा कि देखिए, जो ठंडी जलवायु के लोग हैं वो कम मजबूत, अधिक हिम्मत वाले और कम चालाक होते हैं, जबकि यहाँ पर देखिए कम नहीं होगा, यहाँ पर मजबूत होगा। ठंडी जलवायु के लोगों को मॉन्टेस्क्यू ने मजबूत, अधिक हिम्मत वाला और कम चालाक माना, जबकि गर्म जलवायु के लोगों को कमजोर, मंद और आलसी माना। तो ये भी अपनी जलवायु को श्रेष्ठता के साथ देख रहे थे। फिर कुछ अरब के विचारक हुए, जैसे अलबरूनी है, अलमसूदी है। इन लोगों ने विश्व को 7 भागों में विभाजित कर दिया और जो विश्व की अलग अलग जातियां हैं, यानी कि जो विश्व में रहने वाले अलग अलग समुदाय हैं, उनकी भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को बताया। यानी कि कुल मिलाकर ये बता रहे थे कि विश्व को इन्होंने 7 भागों में बांटा और ये समझाया कि इन भागों में जो अलग अलग तरह का कल्चर वगैरह डेवलप हुआ है, उसके ऊपर भौतिक पर्यावरण का क्या प्रभाव है। फिर कुछ नवीन विचारधाराएं भी हैं, जैसे माल्थस हो गया, तो इन्होंने वैज्ञानिक नियतिवाद दिया, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हम्बोल्ट हो गया, इन्होंने क्या कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लोग और मैदानी लोगों के जीवन में अंतर होता है। हम्बोल्ट भी इस बात को जब कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो यही बता रहे हैं कि जहां पर जैसा प्राकृतिक वातावरण होता है, मनुष्य का विकास भी उसी तरह का होता है। तो इन नामों को आप याद रखिए, कौन कौन से, थ्यूसेडाइड्स एंड पोलिबियस, अरस्तु, स्ट्राबो, मॉन्टेस्क्यू, इसके साथ ही अलबरूनी, अलमसूदी, माल्थस, हम्बोल्ट, ये सारे नियतिवादी विचारक हो। अब देखिए, अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण नियतिवादी विचारक है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है,
तो वो है फ्रेडरिक रैटचल। इसका संबंध जर्मनी से है, यानी कि ये एक जर्मन भूगोलवेत्ता है और इसने राज्य का जैविक सिद्धांत दिया। देखिए, जो भी चीजें मैंने ब्लू कलर से लिखी हैं वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्वेश्चन आएगा राज्य का जैविक सिद्धांत किसने दिया, आप आंसर में बताएंगे फ्रेडरिक रैटचल। अच्छा देखिए, जो इनका राज्य का सिद्धांत है वो डार्विन के सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता पर आधारित है। रैटचल ने भी वही बात कही कि जहां पर जैसा पर्यावरण होता है उसी तरह का मनुष्य का विकास होता है। अब देखिए, रैटचल से जो लेब्रेंसराम शब्द है ये भी जुड़ा हुआ है, यानी कि राज्य का जो जैविक सिद्धांत रैटचल ने दिया, इसमें इन्होंने राज्य को जो है एक लिविंग रूम की तरह देखा। थोड़ा सा मैं देखिए इनके सिद्धांत को बता देता हूँ आपको। देखिए, डार्विन ने यह कहा था कि जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं उनको जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और ऐसी प्रजातियां जो इस संघर्ष में हार जाती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। रैटचल ने इसी चीज को राज्य यानी सामान्य भाषा में देशों के ऊपर लागू किया। रैटचल क्या कहता है कि जो अलग अलग राज्य हैं इनको अलग अलग तरीकों से कूटनीति, युद्ध वगैरह के द्वारा अपनी सीमाओं में लगातार वृद्धि करना पड़ेगी और जो राज्य अपनी सीमा में वृद्धि नहीं कर पाएगा वो नष्ट हो जाएगा। तो ये रैटचल का राज्य का जैविक सिद्धांत है और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, कुछ इसकी बुक्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एंथ्रोपोजियोग्राफिक, इसके साथ ही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी यानी जनसंख्या वितरण और घनत्व, इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार पर पर्यावरण के प्रभाव, लिंक इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी यानी इतिहास और भूगोल के अंतर संबंध। ये सारी वो बुक्स हैं जिनके नाम आपको याद करना है और इनका राइटर कौन है, फ्रेडरिक रैटचल। तो कुल मिलाकर के फ्रेडरिक रैटचल क्या कह रहे हैं कि किसी स्थान पे जैसी भी संस्कृति होगी, कृषि होगी, अर्थव्यवस्था होगी, वो सब वहां के प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का परिणाम होगा। अब देखिए, एक दूसरी जो महत्वपूर्ण नियतिवादी विचारक हैं उनका नाम है एलन चर्चिल सैंपल। क्योंकि ये रैटचल की शिष्य थी इसलिए इनके विचारों पे आपको रैटचल का बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। अच्छा, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि जो समुद्री क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर लोगों को अपने हाथ से नाव चलाना पड़ती है, नाव का चप्पू चलाना पड़ता है, इसलिए वहां के लोगों के हाथ मजबूत होते हैं। जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लोगों को पहाड़ की ढलानों पे चढ़ना उतरना पड़ता है लगातार, इसलिए पहाड़ी लोगों के पैर मजबूत हो जाते हैं। तो यानी कि जहां पर जैसा भौतिक पर्यावरण है वैसा ही मनुष्य का शारीरिक विकास होता है। इस चीज को एलन चर्चिल सैंपल ने बताया था। दो इनकी बुक हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगी, हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिक कंडीशंस यानी इतिहास और इसकी भौगोलिक स्थितियां, इसके साथ ही इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट यानी भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव। ये दो बुक्स के नाम इनके याद रखिए। अब देखिए, नियतिवाद से जुड़े हुए एक अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हटिंगटन। इनके ऊपर ऑलरेडी दो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, एक और यहाँ पर ये आपका दूसरा। तो एल्सवर्थ हटिंगटन जो है ये अमेरिका के थे, यानी अमेरिकन ज्योग्राफर थे। इन्होंने देखिए क्या कहा कि जो जलवायु है यानी कि किसी स्थान पर जो क्लाइमेट है वो वहां के मनुष्य के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। जैसे कि किसी स्थान पर जैसी क्लाइमेट होगी वैसी ही कृषि हो पाएगी, उसी तरह का मनुष्य का व्यवसाय होगा और प्रवास यानी कि जो आप रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं वो भी जलवायु पे डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए जो अहमदाबाद है वहां पे सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ। इसका मुख्य कारण क्या है कि उस क्षेत्र की जलवायु। तो ये एक उदाहरण है कि किसी स्थान पर जैसी जलवायु होगी वैसा ही व्यवसाय डेवलप होगा। इन्होंने देखिए एल्सवर्थ हटिंगटन ने कुछ बुक्स लिखी जैसे कि पल्स ऑफ एशिया और सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। इसके ऊपर देखिए एक सामने ही क्वेश्चन भी है। यहाँ पर 4 राइटर हैं जिनकी बुक्स को आपको बताना है। तो यहाँ पर अंतिम देखिए है हटिंगटन, और हटिंगटन की बुक हम लोगों ने देखी है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट जो कि पहले नंबर पे दी है। तो डी को आप जब पहले से मिला देंगे और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए डी का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको डी को पहले से मिला हुआ दिख रहा है।
तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने देखिए जो प्राचीन ग्रीस में स्वर्ण युग है, यानी कि देखिए दुनिया में अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे जो विकास हुआ उसके ऊपर जलवायु का क्या प्रभाव था। यानी एक समय जो ग्रीस में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, फिर जो यूरोप में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, इन सब चीजों के ऊपर जलवायु ने कैसे प्रभाव डाला, इस चीज को एल्सवर्थ हंटिंगटन ने समझाया। इन्होंने दुनिया को सौम्य और कठोर जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां की जलवायु अच्छी है और ऐसे क्षेत्र जहां की जलवायु खराब है। अब देखिए, इन्होंने कहा जहां पे जलवायु अच्छी है, जहां पे कृषि हो सकती है, उद्योग धंधे हो सकते हैं, वहां के लोग काम धंधे करते हैं। जबकि जहां पर जलवायु ऐसी है जहां कृषि वगैरह नहीं हो सकती, काम धंधे नहीं हो सकते, वहां के लोग आक्रमणकारी योद्धा बन गए। क्यों? क्योंकि अब वो उनके पास खुद के संसाधन तो है नहीं, तो वो योद्धा बन के जो दूसरे संसाधन है उन पे कब्जा करने लगे। इस तरह से पूरा का पूरा जो मानव इतिहास है उस पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज को हंटिंगटन ने समझाया। अब देखिए, एक फिर से क्वेश्चन आ जाता है, किसने यह समर्थन किया था कि संस्कृति, जीवन पद्धति और व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं? अब आंसर बताने की आपको जरूरत नहीं है, एल्सवर्थ हंटिंगटन। तो ये फ्रेंड्स हम लोगों की आज नियतिवाद की क्लास हो गई, जिसमें हम लोगों ने नियतिवाद से जुड़े हुई जो विचारधारा है और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता है उनकी जो बुक्स है वो कहाँ से संबंधित हैं, इन सभी तथ्यों को डिटेल में देख लिया। अब हम लोग आने वाली क्लास में जो संभववाद है, जो प्रोबेबिलिज्म है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।